सारे मानवा लवर्स, आप लोगों का स्वागत है खेतो एक्सप्लेन में। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। तो अब आज का मानवा एक्सप्लेन शुरू करते हैं। वो गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ तक सिर्फ इसीलिए नहीं बुलाया कि तुम वही काम करो जो कोई भी साधारण लोहार कर सकता है। फिर एक पल रुककर गंभीर आवाज में, मुझे तुम्हारे हाथों से ऐसे औजार चाहिए जो दुनिया के सबसे महान खेती के औजार कहलाए। ऐसे औजार जिनसे कोई भी आम किसान सबसे बेहतरीन किसान बन सके। तुम एक हाई रैंक ब्लैकस्मिथ हो, तुम्हें अपने हुनर पर गर्व होना चाहिए। समझौता करना तुम्हें शोभा नहीं देता। लोग दंग रह जाते हैं। ये गरिमा, इसमें कोई शक नहीं, ये वही है महान लोहार पैगमा का असली उत्तराधिकारी। खान धीरे से सिर झुकाकर कहता है, हाँ, तुम 100% सही हो। मैं ही नजरिया छोटा रख रहा था। मैं समझता हूं हम सच में कठिन हालात में हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, मुझे चिंता थी कि पश्चिम की गर्मी तुम्हारे लिए परेशानी न बन जाए, लेकिन यह देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। खान हंस पड़ता है, हाँ हाँ हाँ, अरे तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? जो लोहार आग से खेलता है, क्या वो गर्मी से हार सकता है? फिर गंभीर होकर, खान, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। ये जगह जहां मैं तुम्हारे साथ काम करता हूं, यही मेरी शुरुआत भी है और यही वो ठिकाना है जहां मैं लौट कर आऊंगा। खान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बेटे, अब मेरे पास भी एक ऐसी जगह है जहां लौटकर आ सकूं। हाँ, और तुम्हारे लिए भी यही सच है। बिल्कुल। फिर फर्नेस की तरफ देखते हुए वो कहता है, अब जबकि हमारे पास इतना अच्छा फर्नेस है तो क्यों न इसका पूरा इस्तेमाल करें। बाहर से तो ये छोटी सी स्मिथी लगती है, लेकिन इसके अंदर 8 बड़े फर्नेस। ये तो बिल्कुल फैक्ट्री जैसी है। यहाँ तो दर्जनों और लोग काम कर सकते हैं। अब मुझे समझ आया, ये कभी एक बड़ा शहर हुआ करता था। वो मन ही मन ठान लेता है, मुझे अब एक योजना बनानी होगी और कई ब्लैकस्मिथ प्लेयर्स को यहाँ बुलाना होगा। उसी समय एक आइटम की जानकारी सामने आती है। रैंक एपिक, ड्यूरेबिलिटी 50-50, अटैक पावर 25-31, वेक 51, स्टेमिना 7, डेक्सटेरिटी 12 हीरे से पड़ते हुए। ये मिट्टी की गुणवत्ता को थोड़ा सुधार देता है। खराब लोहे और लकड़ी के बावजूद इसका काम बेहतरीन है। लोग आश्चर्य में कहते हैं। भले ही ज्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन इसके साथ हम खेती बड़ी कुशलता से कर सकते हैं। वाकई ये पैगमा के उत्तराधिकारी ग्रिड का कमाल है। वो भौं से कोड़कर पूछता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दूसरा जवाब देता है, रैंक नॉर्मल। तो ये मिस्टर खान ने बनाया है। फिर एक और किरदार आगे बढ़कर कहता है, सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलिए किले में चलते हैं। हूं, ठीक है। अब कैमरा घूमता है और नजर आता है लॉर्ड्स कैसल। उसकी आंखें छौंद दिया जाती हैं। इस किले का मध्य स्तंभ 11 मंजिला ऊंचाई पर खड़ा है। यह सच में शाही महल जितना बड़ा है। किले की ऊंचाई एक लॉर्ड की शक्ति को दर्शाती है। ये इस बात का सबूत है कि रीडन का पूर्व लॉर्ड राजा की शक्ति का मुकाबला कर सकता था। गिनती की जाती है। इस केंद्रीय किले में 127 कमरे हैं और 6 सहायक भवन। यहाँ एक ऐसी बैरक है जिसमें 8,000 सैनिक रह सकते हैं और 3 सैनिक प्रशिक्षण सुविधाएं भी मौजूद हैं। वो चौंकर कहता है, मुझे तो लगा था लॉर्ड का किला भी इस शहर की तरह खंडहर होगा, पर यह तो थोड़ा पुराना और बिना सजावट के होते हुए भी काफी अच्छी हालत में है। फिर धीरे से बताया जाता है, लगता है लोगों ने यहाँ का सारा सामान और फर्नीचर बेच दिया ताकि सहारन साम्राज्य को टैक्स चुका सकें, लेकिन उन्होंने लॉर्ड का सिंहासन बचा कर रखा। वो भावुक होकर कहता है, ये रीडन के लोगों का आखिरी गर्व है। उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन इस जगह को बचाए रखा, जबकि उनके नेता यहां से भाग गए। आखिर क्यों, जब वो खुद इस पर बैठ भी नहीं सकते थे? वो मन ही मन पूछता है, हुरोई, लावेल, तुम लोगों ने कहा था मैं सबसे महान बन सकता हूं, क्या तुम अब भी मानते हो? दोनों एक साथ जवाब देते हैं, बिल्कुल सर, रीडन का स्तंभ राज्य के स्तंभ से भी ऊंचा होगा। मैं भी मानता हूं आप वो अकेले इंसान हैं जिसे मैंने कभी स्वीकार किया है। वो धीरे से सिंहासन की ओर देखता है। ये जगह बहुत मायने रखती है। क्या मैं सच में इसके लायक हूं? मेरी जिंदगी जो कचरे में पड़ी थी वो पूरी तरह बदल गई क्योंकि मैं पैगमा का उत्तराधिकारी बना। लेकिन पैगमा का उत्तराधिकारी हो या ना हो, मेहनत तो मैंने ही की है। मैं ही वो इंसान हूं जिसने ये सब किया है। हाँ, मैं इसके काबिल हूं। फिर भी दिल के अंदर सवाल उठता है, लेकिन क्या मैं एक अच्छा लॉर्ड बन पाऊंगा? क्या मैं अपने लोगों को सही जवाब दे पाऊंगा? फिर वो खुद को टोकता है, लोग तो आय का साधन होते हैं, उनके लिए लॉर्ड बनना और ये सब करना मुझे शोभा नहीं देता। लेकिन अगर वो इतने वफादार है तो मुझे कम से कम न्यूनतम कर्तव्य तो निभाना ही होगा। उसकी आंखें गंभीर हो जाती हैं। लावेल, लोगों के दिलों का फायदा उठाने के बारे में सोचना भी मत। लावेल हैरानी से कहता है,
मुझे आश्चर्य है कि आदमी ऐसा कुछ कह सकता है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। फिर वो गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं वादा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं इन लोगों को ठीक से जानता नहीं हूं, लेकिन मेरे पास तुम लोग हो जो मानते हो कि मैं सबसे बेहतरीन बनूंगा, तो मुझे खुद को साबित करना ही होगा। रीडन के लॉर्ड के तौर पर मैंने अपना मन बना लिया है। लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। सर, आप तो सच में बहुत कूल हो। फिर वो गंभीरता से आगे बढ़कर बोलता है, अब बस एक ही चीज बची है और वो है हमारी यात्रा को सबसे बड़ी उपलब्धि की ओर ले जाना। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें आगे के लक्ष्य बताता हूं। धीरे धीरे समझाते हुए, रीडन का मकसद होना चाहिए अपनी जनसंख्या और उद्योग को फिर से उस स्तर तक पहुंचाना जहां यह शहर पहले हुआ करता था। हम सबसे पहले खेती से शुरू करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग और खपत को बढ़ाएंगे और उसके बाद संसाधनों को मजबूत करेंगे। फिर मुस्कुराकर कहता है, जहां तक अकाल की बात है, सौभाग्य से हमारे महान किसान और फेंग शुई एक्सपर्ट मिस्टर पियाओ ने पानी की नस खोजकर इस समस्या को हल कर दिया। किसी की हंसी छूट जाती है। कब और कैसे पियाओ एक दाववादी बन गए। फिर योजना आगे बढ़ती है। हम एक बड़े पैमाने पर लोहारों को प्रशिक्षित करना शुरू करेंगे ताकि रीडन एक वाणिज्यिक शहर बन सके। जहां तक ओवरगियर्ड गिल्ड का सवाल है, हमारा मकसद पश्चिम के राक्षसों का सफाया करना होगा, खासकर उन विशाल केंचों का। वो गंभीर आवाज में समझाता है, ये जायंट वर्म्स विशेष घटनाएं ट्रिगर करते हैं। इनका कोई अड्डा जरूर भूमिगत कहीं होगा। जैसे ही हम उनका अड्डा ढूंढकर खत्म कर देंगे, ये दोबारा पैदा नहीं होंगे और पश्चिम का एपिसोड अगले चरण में बढ़ जाएगा। आवाज धीमी होती है। इतना अनुभव मिलेगा और हमारे लॉर्ड के हथियार भी साथ हों तो हम बहुत तेजी से लेवल अप करेंगे। फिर हल्की हंसी के साथ कहता है, अब मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि मैं लोहार की दुकान में औजार और हथियार बनाता रहूं, है ना? जवाब आता है, हाँ। विस्तार से योजनाएं बनाना तुम्हारी खासियत है। अपनी पूरी क्षमता से योजना बनाओ। ठीक है, मुझे ही ये काम करने दो। और इसी तरह उस महत्वाकांक्षी योजनाकार ने गेंद घुमाना शुरू कर दी। रीडन के पुनर्निर्माण की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रेगिस्तान जैसी कठिन जगह में सबसे बड़ा काम था सीमित संसाधनों का मिन मैक्सिंग करना। रिपोर्ट आती है, लाओवेल, हमने किले के बाहर की स्काउटिंग पूरी कर ली है। अब मैं देखूंगा कि आसपास कोई गांव है या नहीं, ताकि हमारी जनसंख्या बढ़ सके। लेकिन लाओवेल सख्त आवाज में रोक देता है, नहीं, किसी गांव की तलाश मत करो। अगर रेगिस्तान के बीच कोई गांव है तो वो ज्यादातर वैम्पायर का अड्डा होगा। वैम्पायर्स कम से कम लेवल 250 के होते हैं और कुछ तो 400 से भी ऊपर। जब तक ये शहर स्थिर न हो जाए, हमें किसी भी खतरे से दूर रहना होगा। फिर नया आदेश आता है। ओवरगियर्ड गिल्ड का प्राथमिक मिशन है लकड़ी जुटाना, क्योंकि पुनर्निर्माण के लिए लकड़ी सबसे ज्यादा जरूरी है। धीरे से समझाते हैं, तुम सोच सकते हो ये सिर्फ मेहनत का काम है, लेकिन रेगिस्तान में राक्षसों की वजह से ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। मरे हुए शहर को जिंदा करने के लिए भी सबसे जरूरी है बुनियादी उद्योगों को फिर से जगाना। इसलिए मिस्टर पियाओ और मिस्टर ब्लेंड को खेती की जिम्मेदारी दी गई। वहीं दूसरी ओर जूड को सैनिकों की ट्रेनिंग सौंप दी गई। जूड पत्थर उठाकर चिल्लाता है, जूड के पास बहुत सारे पत्थर है, मजबूत। और समझाया जाता है, जब तक उनकी शारीरिक क्षमता है, उनके हमले की ताकत को ग्रिड के हथियारों से पूरा किया जा सकता है और इसे एक स्थायी प्रणाली बनाना होगा। एंड जिसका जवाब है मैन्युफैक्चरिंग। मुझे यहाँ का पूरा इकोसिस्टम फिर से खड़ा करना होगा और इसके लिए आखिरी टुकड़ा भी आ चुका है। अचानक आवाज आती है, कोई आ रहा है। एक आदमी किले के दरवाजे पर पहुंचता है। नमस्ते, मैं यहां आया हूं क्योंकि मुझे किले में काम है। सैनिक रोकते हैं, तुम कौन हो? बिना इजाजत के बाहरी लोग अंदर नहीं जा सकते। वो शांति से देखता है और कहता है, तो ये ही है रीडन का किला। जैसा मैंने सुना था वैसा ही बड़ा, लेकिन इन सैनिकों के कपड़े इस किले से मेल नहीं खाते। शायद अब समझ आया मुझे यहां क्यों आना पड़ा। मुझे बुलाया गया है नए लॉर्ड द्वारा। सिर्फ 10 दिन बीते थे और रिपोर्ट का ढेर लग चुका था। वो थक कर कहता है, सच में शहर चलाना मजाक नहीं है। लेकिन फिर राहत की सांस लेते हुए सुनता है, आप और मिस्टर खान के बनाए औजारों की वजह से उत्पादकता में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अच्छा है, अब 1 महीने में शहर की हालत सुधर जाएगी। लेकिन अचानक कोई बोल उठता है, नहीं, इस रफ्तार से हम कभी बाकी शहरों तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो चौंक कर पूछता है, कैसे? हम तो इतने काम एक साथ कर रहे हैं। धीरे से जवाब मिलता है, क्योंकि वो सबसे जरूरी तत्व जो एक शहर की सांसों को चलाता है गायब है। और पैसा। वो रुककर सोचता है, पैसा? लेकिन हमारे पास तो वो रकम है जो हमें इस क्षेत्र से मिली थी। जवाब आता है, हमने वो सब लोगों की राहत के लिए खर्च कर दिया और अब हमारा खजाना लगभग खाली हो चुका है।
हम हर दिन करीब 2000 गोल्ड खर्च कर रहे हैं सिर्फ लोगों के खाने और परिवहन पर। इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत है पैसे की। धीरे धीरे उसकी आंखों में चिंता उतरती है। नहीं, ये बिल्डिंग मेरी नहीं है। नहीं, हम जो फसल उगा रहे हैं वो लोगों के खाने के लिए इस्तेमाल होगी। शहर को बढ़ाने के लिए हमें पैसे की जरूरत है और हमारे पास सिर्फ तुम्हारी दौलत ही एकमात्र रास्ता है। तुम्हें याद है नन, तुमने कहा था कि तुम एक लॉर्ड की उम्मीद। नहीं, मुझे याद नहीं। उफ, माहौल अंदर काफी टेंशन वाला है। तुम्हें याद रखना चाहिए जब मैं अपनी बात अच्छे शब्दों में कह रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं याद। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे सामान मंगवाना है लेकिन शायद ये सही समय नहीं है। मुझे खुशी है कोई जाना पहचाना चेहरा देखने को मिला। हेलो मिस्टर खान। हूं? तुम कौन हो? तो तुम तो ऐसा मत करो और अपने पैसे निवेश करो। एक मिसाल का हो। क्या होगा अगर हम गिल्ड के सदस्यों से इकट्ठा करें? क्या तुम रो रहे हो? तुम तो सच में बच्चे जैसे हो। गिल्ड के सदस्य तो शिकार पर भी नहीं जा पा रहे क्योंकि वो पुनर्निर्माण में काम कर रहे हैं। हम उनसे पैसे नहीं मांग सकते। माफ करना, तुम्हारी बातों के बीच टोक रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास एक मेहमान आया है। ये शोरगुल वाला माहौल हमेशा की तरह ही है। हालांकि लगता है कि अब मेरे पास पहले से ज्यादा काम है। तुम उम्मीद से देर से पहुंचे, लेकिन लगता है कि यूफेमिना ने अपना काम ठीक से कर दिया। लोएल, उसे तुम्हारी समस्या का जवाब पता होगा। स्वागत है रैबिट। काफी समय हो गया। यह साधारण व्यापारी रैबिट झुककर अभिवादन करता है। महान नायक ड्यूक ग्रीड साहब को मेरा प्रणाम। फिर कोई पूछता है, ये कौन है? तुमने कहा था ना कि ये मेरी चिंताओं का हल जानता है। जवाब आता है, ये मेरो कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी था। उसी ने कंपनी को उत्तर की सबसे बड़ी कंपनी बनाया था। इसकी व्यापारी कला अद्भुत है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वो विंस्टन में कैद कर दिया गया था। फिर भी मेरे ससुर की सिफारिश पर इसे विशेष छूट मिली। तुम यूफेमिना के साथ आए हो ना? सच कहूं तो अब मेरा प्रभाव बदल गया है, लेकिन मैं ये नहीं भूला कि आदमी कंपनी के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। ग्रीड सोचता है, कैद में रहा पर देखने में तो ये बिल्कुल बदल चुका है। चाल डाल से लेकर चेहरे तक जैसे कोई और शख्स हो। रैबिट शांत स्वर में कहता है, हाँ, मैं उसी के साथ आया हूं। विंस्टन के निवासियों की याचिकाओं की वजह से मार्किस स्टैम ने मुझे कुछ सुविधाएं दी। और फिर ग्रीड को महसूस होता है, तुम्हारे अंदर अब वो आभा है जैसे कोई पूर्ण शासक शिखर पर बैठा हो। शायद मैंने तुम्हें कम आंका। ग्रीड गहरी सांस लेता है। अब मीठी बातें करना बंद करो, सीधी बात। याद है ना, तुमने कहा था मुझे अमीर बना दोगे, तो अब वो समय आ गया है। क्या तुम मेरी सेवा करोगे? रैबिट बिना झिझक चुक जाता है। मुझे प्रसन्नता होगी। आपके पीछे चलना मेरा सौभाग्य होगा। अब मेरा सपना यही है कि मैं दूसरा सबसे अमीर इंसान बनूं। ग्रीड मुस्कुराता है। तुम्हें दिखावे के लिए मासिक भत्ता देना मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए एक उपाधि जरूरी होगी। लावल, क्या यह सही होगा? लावल गंभीरता से कहता है, सर ग्रीड की निजी पहचान ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यह मामला सही है। अगर आप इसे अपना वफादार बनाना चाहते हैं तो तलवार उसके कंधे पर रखकर घोषणा कर दीजिए। ग्रीड तलवार उठाता है और रैबिट के कंधे पर रखकर कहता है, आज से तुम एटनल साम्राज्य के विस्काउंट हो, लेकिन याद रखना मैं ही तुम्हें वेतन दूंगा, इसलिए तुम्हारी निष्ठा केवल मेरे प्रति होनी चाहिए। रैबिट सिर झुकाकर जवाब देता है, मैं और मेरी आने वाली पीढ़ियां सिर्फ आपके प्रति निष्ठावान रहेंगे। और सिस्टम घोषणा करता है, ड्यूक ग्रीड ने रैबिट को विस्काउंट नियुक्त किया है। हर महीने 500 सोने का वेतन आवश्यक है, नहीं तो उसकी निष्ठा कम होगी। ग्रीड की आंखें फैल जाती हैं। क्या रैबिट के पास ये क्षमता भी है? उसे यहां लाना वाकई सही निर्णय था। रैबिट उत्साहित होकर आगे झुकता है। क्या मैं तुरंत सुझाव दे सकता हूं? यहां आते समय मैंने पूरे रेडन को देखा। सच कहूं तो पुनः खेती की प्रक्रिया अद्भुत है, लेकिन यह जरूरत से ज्यादा है। ग्रीड चौंक कर पूछता है, ज्यादा? रैबिट गंभीर आवाज में, इस भूमि की अर्थव्यवस्था को पहले खेती से संभालना होगा, तभी ये एक व्यापारिक शहर बन सकेगा। इसलिए हमने जल्दी उगने वाली फसलों को चुना है, लेकिन इस तपती जलवायु में फसलों की सीमा है। इसका मतलब है कि रेडन खेती के शहर के लिए उपयुक्त नहीं। 20,000 नागरिकों को खिलाने के लिए अगर हम खेती को 1/3 कर दें तो भी पर्याप्त होगा। और ये फसलें कहीं भी उगाई जा सकती हैं, कोई विशेषता नहीं। रेडन का असली लाभ सिर्फ इसकी असीमित जमीन है। धन कमाने के लिए हमें इसे छोटे छोटे लाभ और तेजी से वापस पाने वाले तरीकों में इस्तेमाल करना होगा। इतना बुनियादी जान भी नहीं। क्या ये सच में अच्छा व्यापारी है? लॉल धीमे स्वर में, शायद आप खुद देख लें, ये तेज होगा। क्या एक व्यापारी जो सिर्फ क्षेत्रीय कंपनी का दूसरा अधिकारी था मेरी योजनाओं को समझ सकता है? तभी सामने आता है रैबिट का स्टेट्स विंडो। नाम रैबिट, स्तर 307, उम्र 37, लिंग पुरुष, वर्ग व्यापारी, एटनल साम्राज्य का विस्काउंट उपाधि, धनी व्यापारी, इस युग का सबसे महान व्यापारी, शक्ति 49,
380 फुर्ती, 150 बुद्धिमत्ता, 2200 राजनीतिक शक्ति, 1505 दृष्टि, 1533 नेतृत्व, 512 आकर्षण, 210 कौशल। ठंडा दिमाग किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखता है। गलती की संभावना बहुत कम। दृष्टि ए लोगों और वस्तुओं का सार पहचान लेता है। प्रशासन एस किसी समूह से जुड़ने पर राज्य के कामों को बेहतरीन ढंग से संभालता है। एक गांव को शहर बना सकता है। व्यापार कौशल सौदेबाजी में सर्वोच्च स्तर, कचरे को भी उत्पाद बना देता है। महान व्यापारी की बुद्धि विशाल कंपनी बनाने का अनुभव और ज्ञान रखता है। कंपनी शुरू करने पर अनेक बोनस प्राप्त करता है। लवल दंग रह जाता है। ये तो S+ और SS स्तर का व्यापारी है, और प्रशासन में भी S रैंक। विंस्टन जैसे बड़े शहर में भी सिर्फ B रैंक का प्रशासक है। ग्रीड ने यह प्रतिभा कहां से ढूंढ ली? ग्रीड गहरी सांस लेता है। सच है, उसकी क्षमताएं इतनी ऊंची हैं कि सिर दर्द हो रहा है कि इसे प्रशासक बनाऊं या व्यापारी। फिर फैसला करता है, नहीं, मैं खुद बाहर जाकर रैबिट को प्रशासक नियुक्त करूंगा। लवल तुरंत कहता है, पर आप भी प्रशासनिक काम कर सकते हैं। बेहतर होगा रैबिट को रीड एंड एफिलिएटेड कंपनी बनाने दें। और हाँ, जिन वस्तुओं को हम निर्यात करेंगे उनके लिए एक एल्केमी सुविधा भी चाहिए। ग्रीड रुककर पूछता है, एल्केमी? इस बंजर भूमि से सच में कुछ निर्यात करने लायक चीज मिल सकती है? तुम फसलों की बात तो नहीं कर रहे? तो अभी हमें खुद पर ही निर्भर रहना होगा, इसलिए एक्सपोर्ट करने लायक चीजें जुटाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारे आसपास तो बेहिसाब रुको, कहीं तुम कहना तो नहीं चाहते कि रेडन में रेत के अलावा और है ही क्या? तो क्या तुम रेत ही बेचने की सोच रहे हो? पहले मुझे लगा मजाक है, मगर तुम सच में डेजर्ट सैंड को मटेरियल बनाकर बेचने की प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है, बिल्डिंग्स बनाने वाली सैंड तो समुद्र से आती है। ये डेजर्ट सैंड बहुत बारीक है, कंस्ट्रक्शन के लायक ही नहीं। या फिर तुम एल्केमी का सहारा लेने वाले हो? लेकिन डेजर्ट सैंड तो एल्केमी में भी बेकार है। आखिर खरीदेगा कौन इस रेत को? अगर बात हो सहारन एम्पायर के बुटिन बैरनी की, तो वहां यह बिक सकती है। क्या बुटिन बैरनी डेजर्ट सैंड खरीदेगा जब तक वो पूरी तरह पागल न हो जाए? यही तो राज है। हमें हालात ऐसे बनाने हैं कि उनके पास खरीदने के अलावा कोई रास्ता ही न बचे। मिस्टर खान, आपने कहा था ना, आप लगभग 70 साल के हो, लेकिन एक लोहार होते हुए भी आप 70 में इतने तंदुरुस्त दिखते हो। क्या सच में मैं ऐसा दिखता हूं? हाँ, और देखो, ब्यूटन बैरनी एम्पायर की सबसे मशहूर वेकेशन जगह है, जहां अमीर और नोबल लोग अक्सर आते हैं। सबकी पसंद अलग हो सकती है, मगर एक चीज सबको चाहिए, हेल्थ। और ये बात हम फैलाएंगे कि रेन के लोग पिछले 10 साल इस वीरान जमीन पर जिंदा रह पाए, तो वो सब इसी सैंड की वजह से। जितनी ऊंची कीमत होगी उतना भरोसा बढ़ेगा, और तब ये सैंड एक लग्जरी गुड बन जाएगी। मिस्टर खान, जो 70 की उम्र में भी इतने मजबूत हैं, वो इस लग्जरी सैंड के परफेक्ट मॉडल होंगे। हम इसे बेचेंगे लग्जरी मेडिसिन फॉर लॉन्ग लाइफ के नाम से। हाँ, उम्मीद थी तुम अब भी चालाक निकले। क्या शानदार आइडिया है, इस प्लान को आगे बढ़ाओ। कौन खरीदेगा ये बकवास चीज? क्या सच में उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ नहीं है? 1 महीना बाद जैकपॉट, लग्जरी मेडिसिन फॉर लॉन्ग लाइफ, सिर्फ 10 ग्राम सैंड, 3 गोल्ड में बिक रही है। पागलपन जैसी कीमत। क्या ये आगे जाकर मुसीबत नहीं बनेगी? नहीं, सब ठीक रहेगा। अमीरों के लिए ये रकम कुछ भी नहीं, और कोई साबित नहीं कर सकता कि ये फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी ये नहीं बता सकता कि जिंदगी कितनी लंबी होगी। सिर्फ 1 महीने में 800 गोल्ड कमा लिया गया, और प्रॉफिट 99.9%। मर्चेंट, असल में तो ये बस एक चालाक धोखेबाज है। बस अफसोस इतना है कि ब्यूटन बैरनी में उम्मीद से कम वेल्थी लोग पहुंचे। मगर हाँ, एक दिन सब जान ही लेंगे कि ये सिर्फ रेत है, और फिर और लोग भी इसे बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या सच में कोई और मर्चेंट इतना बेवकूफ होगा? और अगर होगा भी तो जल्द समझ जाएगा कि ये सब व्यर्थ है। अचानक, सावधान, उनसे बचो। ये जगह क्या है? मैंने लेवल 200 के एस्कॉर्ट्स पर इतना पैसा खर्च किया, और रिडन में कदम रखते ही सब मौत के करीब पहुंच गए। मर्चेंट रैंकिंग फर्स्ट प्लेस। लेकिन हाल ही में उनके टूरिस्ट प्रोडक्ट्स की सेल्स गिर गई, और वजह यही लग्जरी मेडिसिन फॉर लॉन्ग लाइफ, जो असल में बस डेजर्ट सैंड थी। किसी ने गजब का आइडिया निकाला। क्या रिडन में इतना जीनियस मर्चेंट था? हम एस्कॉर्ट्स खोकर बर्बाद हो गए। अब मजबूरी है, थोड़ा सा सैंड बेचकर ही कुछ कमाना होगा। तुम धोखा कैसे कर सकते हो? धोखा? कौन सा धोखा? लग्जरी मेडिसिन फॉर लॉन्ग लाइफ तो रेडन के सेंट्रल रीजन से आती है। तुम्हारे पास तो उसका सील भी नहीं है। मुझसे घटिया सैंड बेचने की हिम्मत की? अब से म्यूटो कंपनी से हमारा कारोबार खत्म। नतीजा, पूरा प्लान बस सैंड बेचने के लिए था, और मैंने एक बेवजह का बिजनेस खो दिया। लेकिन मर्चेंट की नजर से देखो तो ये आइडिया सच में जीनियस है। सर्टिफिकेशन सील के लिए ग्लास बॉटल? इतना सोचने वाला आखिर है कौन? हाँ, ये तो साफ ही है, लेकिन अभी भी हम घाटे में हैं। हमारी सुविधाएं बहुत कम हैं।
और लोगों की संख्या भी उतनी ही है। मैं लगातार उपकरण बना रहा हूं ताकि हमारी सप्लाई बढ़ सके, इसलिए मेरी कोई आमदनी भी नहीं हो। फिर इस छोटे नुकसान में मत फंसो, इसे आने वाले भविष्य के लिए एक निवेश समझ। वैसे खान दिन ब दिन और ताज़ा हो रहा है। क्या वाकई रीडान ऐसी जगह है जो इंसान को नई जान दे सकती है? नहीं, वो तो बस एक खास मामला है। खैर, दवाई हमने कितनी बेची? इस महीने हमें 1230 सोना मिला। फिर भी हम खरगोश की तनख्वाह का 25% भी नहीं कमा पाए, क्योंकि एक वाइस काउंट होने की मासिक भत्ता और एडमिनिस्ट्रेटर की आमदनी मिलाकर खरगोश को लगभग 6000 सोना मिलता है। इसी वजह से हमारी आर्थिक सुधार की गति धीमी है, लेकिन वो सच में उतनी कीमत का इंसान है। अगर देखो तो वफादारी की कसम खाने के बावजूद वो हर महीने अपनी तनख्वाह लेना नहीं भूलता। वाकई बहुत थकाने वाला इंसान है। लेकिन ये स्वाद इतना अच्छा क्यों है? ये है वो रेनबो आलू जिसे हम अभी उगा रहे हैं। जल्द ही हम इसे भी निर्यात कर पाएंगे। मिस्टर पीरो द्वारा पानी के स्रोतों और तुम्हारे बनाए खेती के औजारों की वजह से जमीन उपजाऊ हो गई और भोजन की कमी दूर हो गई। सब्जियां अच्छी तरह की धूल और बीमारियां भी घटने लगी। इन फसलों के जरिए हमारे नागरिकों का जीवन सुधर रहा है। ये सब इस बात का सबूत है कि शहर फिर से संभल रहा है। हूँ, क्योंकि मैं इतना व्यस्त था कि कहीं बाहर नहीं जा पाया। इसीलिए शायद ये सब वास्तविक नहीं लगता। नागरिक तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं मेरे स्वामी, और मैं भी गर्व महसूस करता हूं कि मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। शुरुआत में तो मैं केवल अपना कर्ज चुकाने आया था, लेकिन अब मेरे भीतर फिर से गर्व जग रहा है मेरे स्वामी। धीरे धीरे रीडान में जीवन लौट आया, जैसा सब चाहते थे। ओवरगियर्ड गिल्ड की वजह से अब राक्षस रीडान को धमका नहीं सकते थे। झूठ की वजह से हमारे पास एक छोटी लेकिन शक्तिशाली सेना तैयार हो रही थी। लोहार खाने में खान की देखरेख में नए और प्रतिभाशाली लोहार प्रशिक्षित हो रहे थे, और यूफेमिना अपनी कॉपी की गई स्किल से अलग अलग तरह से मदद कर रही थी। बैरन की स्वामिनी जिशुका ने भी शानदार प्रदर्शन किया, चाहे वो फॉरेस्ट गार्जियन रेड हो या फ्रॉस्ट अर्क का सफाया। उसकी बदौलत गिल का भंडार विभिन्न खनिजों से भर गया, और हमारे पास इतने सिल्फिड स्केल्स हो गए कि हर ओवरगियर्ड गिल्ड सदस्य के लिए हुडेड जिप अप बना पाए। हाँ, फिलहाल हमें तात्कालिक मुनाफे की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें धीरे धीरे भविष्य की ओर बढ़ना है। हम पश्चिम को रीडान से शुरू करके संभालेंगे, और अगर राजा पर बढ़त हासिल कर ली तो ढेर सारा धन कमा पाएंगे। क्या तुम लोग लहसुन छील रहे हो? आओ, मैं मदद कर दूं। नहीं स्वामी, ये हमारा काम है। आप अपने काम में व्यस्त हैं, आपको आराम करना चाहिए। अरे, ऐसा नहीं है। और क्या बेटे से मदद मांगी जाती है? मैं तो बस अपनी मर्जी से मदद करना चाहता हूं। वैसे आप कहीं जा रहे हैं? कहाँ जाऊंगा मैं? कैसी गलतफहमी है ये? नहीं, बस इसलिए कहा क्योंकि आप आमतौर पर ऐसा काम नहीं करते। अरे सच में, ये तो बिक्री के लिए है ना? चाहे लहसुन की बाहरी परत कितनी भी सख्त हो, उसकी अंदरूनी परत बहुत पतली होती है। इसीलिए उसे छीलते वक्त उंगलियों को लीवर की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। ताकत का सही संतुलन रखना पड़ता है ताकि भीतरी हिस्सा खराब ना हो। आजकल तो लोग छिला हुआ लहसुन ही खरीदते हैं ना? और जो काम ज्यादा मेहनत वाला होता है उसकी कीमत भी ज्यादा मिलनी चाहिए। हूँ? क्या हुआ? ना, बस ये कि आप इतनी सफाई से छील कैसे रहे हैं? पहले तो आपको महीनों लग जाते थे सिर्फ एक छीलने में, लेकिन अभी तो बैठे बैठे आपने लगभग उतना ही छील लिया जितना पिताजी ने। आपके पिता ने तो दशकों तक सब्जी की दुकान पर काम किया है। हूँ? वो सही कह रही है। सच में मुझे पहले बहुत वक्त लगता था। ये क्या हो रहा है? मैंने तो बस वैसे ही हाथों का इस्तेमाल किया जैसे लोहार खाने में करता हूं। क्या ये डेक्सटेरिटी आंकड़े का असर है? क्या सच में सेटिस्फाई की चीजें असली दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं? तो आज मैंने अपने पेरेंट्स की थोड़ी मदद की, फिर डिनर किया, और अब सोच रहा हूं क्या फैन कैफे चेक करना चाहिए। यार, यकीन ही नहीं हो रहा। गेम के अंदर जो डेक्सटेरिटी स्टैट है उसका असर अब असल जिंदगी में भी दिख रहा है। मैंने पहले सुना था कि लोग सैटिस्फाई में तलवारबाजी प्रैक्टिस करते करते असल जिंदगी में भी अपनी तलवारबाजी की स्किल्स बेहतर कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे हाथों की स्किल्स भी अब रियल लाइफ में अपग्रेड हो रही हैं, और अब मेरे फैन कैफे में 2 मिलियन से भी ज्यादा मेंबर्स हो गए हैं। यह सब मेरे फेम का असर है, क्योंकि मैं पहला यूजर हूं जो ड्यूक बना। सच कहूं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि दुनिया भर के लोग मुझ में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन फिर पता चला कि नोए के फैन कैफे में 2.75 मिलियन मेंबर्स है, और मैं तो पागल होने वाला हूं। खैर, पॉजिटिव सोचना चाहिए। आखिर वो मेरा पेट है, तो उसकी पॉपुलैरिटी से मेरी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, है ना? लेकिन तभी एक आर्टिकल सामने आता है, एन एक्सपर्ट्स एनालिसिस। उसमें लिखा था, ग्रीड अपने पेट के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर कहना शुरू किया, पेट लेवल बढ़ने के साथ फॉर्म बदलता है, स्ट्रांग बनता है। लेकिन नोए की अपीयरेंस इंटरनेशनल कंपटीशन के बाद से वैसी ही है।
इसका मतलब ग्रीड ने उसे सही से नर्चर ही नहीं किया। कारण क्योंकि वो कमर्शियल शूट करने में ब्रॉडकास्ट में बिजी था और सेटिस्फाई में कम टाइम दे पाया। बकवास है ये। मैंने तो बहुत पहले ब्रॉडकास्ट छोड़ दिया था और अभी तो रीडन की वजह से मर रहा हूँ स्ट्रगल में। लेकिन फिर वो और आगे कहते हैं, सच ये है कि ग्रीड को हाईएस्ट ग्रेड पेट की कोई समझ ही नहीं है। नॉर्मल पेट्स का क्या होता है, जितना टाइम वो मास्टर से दूर रहते हैं उनकी लॉयल्टी गिरती जाती है, और अगर बहुत गिर जाए तो वो फिर से वाइल्ड हो जाते हैं। इसीलिए जब आप पेट के साथ नहीं हो सकते, जैसे लॉग आउट करते समय, तो आप उन्हें इन्वेंट्री में रखते हो ताकि उनकी लॉयल्टी सेफ रहे। लेकिन हाईएस्ट ग्रेड पेट्स अलग होते हैं, जैसे कि वाइवर्न, उनकी लॉयल्टी इतनी आसानी से कम नहीं होती। इसलिए उन्हें अक्सर फ्री छोड़ दिया जाता है अकेले शिकार करने के लिए, ताकि उनका लेवल अपने आप बढ़े। यानी ये सब तो कॉमन सेंस है। और फिर वो कहते हैं, नोए तो वाइवर्न से भी ऊपर का पेट है, इसलिए उसे और भी ज्यादा आजादी मिलनी चाहिए। अगर ग्रीड नोए को अकेला मूव भी नहीं करने देता तो ये नोए का अपमान है, और फिर ग्रीड को हक ही नहीं है कि वो ऐसा हाईएस्ट ग्रेड पेट का मास्टर बने। लेकिन असलियत ये थी कि मैंने जानबूझकर नोए को बाहर नहीं बुलाया, क्योंकि मैं उसके साथ एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे ग्रीड का चेहरा सख्त हो गया। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि चाहे लोग कुछ भी कहें, नोए उसका साथी है और वो उसे अपने तरीके से ही संभालेगा। तो मैं सोच रहा था, हाईएस्ट ग्रेड पेट की लॉयल्टी इतनी आसानी से कम नहीं होती और वो खुद भी ग्रो कर सकते हैं। यानी मेरी समझ वाकई बहुत खराब थी। अच्छा हुआ ये सब पढ़ लिया, क्योंकि ज्यादातर टाइम तो मैंने उसे सिर्फ खाना खिलाया और फिर इन्वेंट्री में बंद कर दिया। शायद उसके लिए वो दम घुटने जैसा रहा होगा। हाँ, मैं थैंकफुल हूं कि तुमने सिखाया, लेकिन इंसल्टिंग करना ये अलग मामला है, क्योंकि मुझे इंसल्ट करना ओवरगियर्ड गिल्ड को इंसल्ट करने जैसा है। मैं इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखो तो लोग मजाक में कह रहे हैं, एवरीथिंग दैट द ऑथर सेड केम आउट ऑफ हिज एस, आई नो हिम पर्सनली, कीके। और तभी न्यांग, सबसे स्ट्रॉन्ग डिमोनिक बीस्ट इन हेल, वो है नोए। क्या खाने का टाइम हो गया। उसका लेवल तो काफी बड़ा जब हमने एंशिएंट वेपन को हराया था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 35 लेवल पर है। ये जगह रीडन कहलाती है। यहाँ ढेर सारे टेस्टी मॉन्स्टर्स हैं। ओह, मुझे टेस्टी चीजें पसंद है न्यांग, मैंने कहा। अगर घूमते हुए कुछ अजीब लगे तो रिपोर्ट करना। न्यांग, हाँ, जितने चाहो मॉन्स्टर्स खा लो, लेकिन ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मास्टर, क्या मैं सच में आजाद होकर उड़ सकता हूँ? हाँ, उड़ो जितना चाहो, बस जब मैं बुलाऊं वापस आ जाना। नोए के चेहरे पर पहली बार आजादी की खुशी थी। धन्यवाद न्याद न्यांग, मेरा मास्टर सबसे बेस्ट है न्यांग। और उसी दिन रेडन के आसमान में एक छोटी काली बिल्ली जैसी चीज उड़ती दिखी, जो बाद में गार्डियन एंजल ऑफ रेडन के नाम से जानी गई। हाँ, भले ही हम हफ्ते में सिर्फ 3 बार सीक्रेटली बाहर जाते हैं, फिर भी मुश्किल होता है। आखिर मीडिया हर जगह पीछा कर रही है, खासकर रेनहार्ट की बैटल के बाद। लेकिन आज का दिन वाकई मजेदार था, है ना? हाँ, मैंने अपनी नई स्किल को यूज किया तो मजा आया। अब मैं लेवल 70 हूँ और तुम लेवल 51, सही? क्या ये ओपा द्वारा दिए गए इक्विपमेंट की वजह से है? वो दोनों थे सेंटस और सेंटस नाइट। उनकी क्लास सिनर्जी इतनी अच्छी थी कि लो लेवल होने के बावजूद बहुत कुछ कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, ओपा ने बोला कि हमें जल्दी लेवल अप करना चाहिए ताकि हम उसकी मदद कर सकें। फिर अचानक कुछ लड़के पास आते हैं। ओह, तो तुम लोग रूबी और सेक्सी हाई स्कूल गर्ल हो? तुम लोग घर जा रहे हो? अभी तो रात के 10 भी नहीं हुए, क्यों ना हमारे साथ गेम खेलो? लड़कियां पोलाइटली मना करती हैं, नहीं, हमारे साथ ऑलरेडी खेलने वाले हैं। वो हंसते हैं। अरे, उस ट्रैश बैस्टर्ड के साथ जो सारी प्रिटी गर्ल्स को होर्ड करता है? असल में तुम्हें हमारे साथ खेलना चाहिए। हाँ, मैं डर रहा था कि पॉपुलैरिटी की वजह से वो ऐसे लोगों में फंस सकती है, और सच में ये हो ही गया। मैंने कदम आगे बढ़ाया। पीछे हटो वरना पुलिस को बुला दूंगा। ग्रीड, देख रहे हो ना, मैंने ऑलरेडी 112 डायल किया है। अगर कॉल दबाया तो, लेकिन बैटरी नहीं है। तभी वो हंसते हैं। वेल, अगर ये ग्रीड नहीं है, वो लकी बैस्टर जिसने ग्रेट क्लास पाई और गेम में मनमानी करता है, क्या जिसुका और यूरा काफी नहीं थी? अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव करो। मैंने सोचा था पुलिस पर भरोसा करके सब ठीक रहेगा, लेकिन अब तो हालात हाथ से निकल चुके थे। मैं मार खाने का तो आदी हूं, लेकिन कभी पंच फेंका नहीं। क्या करूं? कैप्सूल रूम में जानबूझकर इसलिए आया था ताकि लोग पहचान न लें, लेकिन अब यहां कोई नहीं है। हालात और बिगड़ गए। अगर बचना है तो इन्हें मनाना होगा। बच्चों को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमने क्या गुनाह किया? बस थोड़ी बात करना चाहते थे, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे छोड़ दो। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार दोगे? इंटरनेट पर तो तुम्हारे स्कूल वाले किस्से भरे पड़े हैं, तुम किसी को मार भी सकते हो क्या? लेकिन अंदर से मैंने सोचा, अगर लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा। ये हाथ छोड़ो वरना मार डालूंगा तुम्हें। वो मुझे चिढ़ाते हैं।
तुम्हें इतनी पॉपुलैरिटी से पैसा मिल रहा है, फेमस बनो तो ज्ञान भी पॉजिटिव लेना चाहिए। इतना सेंसिटिव क्यों? क्यों नहीं तुम अपना पैगमा सोर्ड वाला बुलशिट दिखाते? लेकिन तभी कुछ बदल गया। उनकी मुट्ठी मेरी तरफ आई, पर वो मुझे धीमी लगी, बिल्कुल वैसे जैसे मैं गार्लिक छील रहा था। प्यारो की बात याद आई, अपनी एनर्जी थाइज और हिप्स में डालो तो अपर बॉडी और तेज होगी। मैंने सोचा, अपने फिंगर टिप्स को तलवार मानो, और फिर धड़ाम। धड़ाम। क्या था ये? उनकी चीख निकली। मेरी नजर भी अब और तेज हो रही थी। कॉर्क आइलैंड पर जो सेंसेशन मिला था, वही एहसास फिर आया। मैं ट्रेनिंग करता रहा उसी फीलिंग के लिए, और अब वो मेरी मसल्स को रियल लाइफ में सपोर्ट कर रही थी। ये कैसे पॉसिबल है? पर मैं जान चुका था, मैं असल जिंदगी में भी मजबूत हो रहा हूं। अगर मैं ग्रीड वाली फीलिंग को याद करूं, तो पैगमस सोर्ड डांस की फुटवर्क भी ट्रांसफर हो सकती है। हाँ हाँ, यही तो है, यही सजा है तुम्हारे लिए। लेकिन शरीर चीख रहा था, क्या ये मेरी लिमिट है? क्या मेरा रियल बॉडी पगमा की टेक्निक सहन नहीं कर सकता? फिर भी मैंने सोचा, मुझे सी की रक्षा करनी है। किड्स, प्लीज पुलिस को बुलाओ। अचानक किसी की आवाज आई, रुको, तुम्हारी नाक तोड़ना बहुत आसान है, मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या और बात करनी है? वो घबरा कर भाग गए। लड़कियां दौड़कर बोली, ओपा तुम ठीक हो? अगर तुम थर्ड डैन हो तो पहले क्यों नहीं आए? हमें देख रहे थे बस, इतना मीन क्यों? वो हंसकर बोले, क्या छोटे लोग बड़ों की लड़ाई में कूदते हैं? वैसे भी तुम काफी कूल लगे। अमेजिंग था। मैं धीरे से हाँफते हुए सोच रहा था। एक पल को लगा मैं फिर से गेम में हूं, पर यह रियलिटी है। क्या मेरी मूवमेंट सच में ट्रेनिंग की वजह से थी? क्या गेम और रियलिटी जुड़ रहे हैं? अमेजिंग माई एस। ये तो 1vs4 था। खड़े हो सकते हो? मेरे कंधे का सहारा लो। और तुम दोनों अब कैप्सूल रूम नहीं आओगी, मुझे पहले ही कैप्सूल्स तुम्हारे लिए खरीद लेने चाहिए थे। अरे मदद करोगी या नहीं? यंगू ओपा, वो हल्का सा मुस्कुराइन, तुम सच में अमेजिंग हो। क्या कह रही हो? जल्दी से उठाने में मदद करो। ये है सेटिस्फाई डेली। आज हम बात करने वाले हैं ओवरगियर्ड गिल्ड की, जो हाल ही में काफी चर्चाओं में है। ओवरऑल यूनिफाइड रैंकिंग्स के टॉप 100 में जहां सब स्थिर थे, वहीं इस गिल्ड के सभी मेंबर्स ने अपनी रैंकिंग्स को अभूतपूर्व गति से बढ़ाया है। उन्होंने लगभग 10 पायदान ऊपर चढ़कर खुद को 40 के अंदर ला दिया है। सही कहा ना? यह सचमुच एक बड़ा बदलाव है। हालांकि टॉप 7 ने अपनी जगह अब तक मजबूती से बचा रखी है। ऐसा माना जा रहा है कि ओवरगियर्ड गिल्ड की तेज लेवलिंग का कारण है पश्चिम के खतरनाक मॉन्स्टर्स का शिकार। सुना है कि उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए कम से कम लेवल 280 के रैंकर्स की एक पार्टी चाहिए। लेकिन इन्हीं मॉन्स्टर्स की वजह से हम मान सकते हैं कि वहां जाने वाले यूजर्स लगभग ना के बराबर है। यानी मूल रूप से रीडान की जनसंख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही। ड्यूक ग्रीड को जरूर कई मुश्किलें झेलनी पड़ रही होंगी। बड़ा बदलाव? हाँ, बदलाव कम। अजीब यह है कि मेरी इक्विपमेंट के बावजूद वो अब तक टॉप 7 को नहीं तोड़ पाए। लेकिन हाँ, हमने इस खतरनाक हंटिंग ग्राउंड से जरूर बड़ा फायदा उठाया है। क्या अब 4 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए? टॉबन भी अब हमसे मिल चुका है, और पूर्व तजिराका गिल्ड के सारे मेंबर्स अब लेवल 300 तक पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ 3 काम बचे हैं मेरे लिए, क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट, पावरानियम और पीआरओ का बदला। हाँ, तो तुम मुझे यहाँ कितनी देर तक खड़ा कराओगे? सही कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, माइनर। मैं तुम्हारे साथ कुछ गार्ड्स भेज दूंगा। पश्चिम की तरफ जाओ और देखो कि वहां गोलेम लेबिरिंथ्स हैं या नहीं। गार्ड्स? तुम शायद उन लोगों की बात कर रहे हो जो सिर्फ मुझ पर नजर रखने के लिए होते हैं। देखो तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो। मैंने कहा था कि अगर तुम ईमानदारी से मेरी निष्ठा की कसम खाओगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर तुम जैसे जीनियस की वफादारी चाहते हो तो कम से कम किसी साम्राज्य के राजा बन। क्या ये कहना चाहता है कि ये ऐसा टैलेंट है जिसे बांध कर नहीं रखा जा सकता? डायमंड इन द रफ। रेटिंग AA। अपनी असाधारण प्रतिभा की वजह से ये इंसान चाहे छिपाने की कोशिश करे, इसकी क्षमताएं खुद ब खुद सामने आ जाएं। ये नियति है कि इसे लगातार लोग अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आसानी से लालच में आ जाता है। ये उतनी ही आसानी से लोगों से विश्वासघात भी कर देता है। इसकी स्टेट ग्रोथ रेट बेहद तेज है, और ये अपने आप पर ही फूला नहीं समाता। ठीक है, मैं तुम्हारी बातें याद रखूंगा। वैसे भी अब जल्दी निकलो। हाँ हाँ, चूंकि यूरा को भी नहीं पता कि पहला अपोस्टल कहाँ है, तो क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट मुश्किल होगा। तो सबसे पहले पीआरओ का बदला लेना सही रहेगा, है ना? खैन द्वारा प्रशिक्षित 30 ब्लैकस्मिथ सप्लाई बनाते रहेंगे। और अगर मैं उन 5 इक्विपमेंट्स को बना दूं जो गिल्ड मेंबर्स ने अपनी तीसरी एडवांसमेंट के बाद मांगे हैं, तो मेरा भी काम पूरा हो जाएगा। अब वक्त आ गया है उस चीज को बनाने का जिसकी तैयारी मैं लंबे समय से कर रहा हूं।
लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ की क्रिएशन। हर बार जब लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ क्राफ्ट्समैनशिप की स्किल लेवल बढ़ती है तो तुम 3 और आइटम प्रोडक्शन मेथड्स सीख सकते हो। वर्तमान में प्रोडक्शन मेथड्स 12, 15 अनडिसाइडेड। रेटिंग एपिक लेजेंडरी एपिक रेबिलिटी 335, डिफेंस 324, मूवमेंट स्पीड -12%, एवेजन रेट -14%, लोअर बॉडी पर लगने वाले हमलों पर डिफेंस 10% बढ़ता है। चार्जिंग स्किल इस्तेमाल करते समय 30% फेलियर चांस, अंधेरे स्थानों में डिफेंस 10% बढ़ता है। यूनिक रेटिंग ड्यूरेबिलिटी 401, डिफेंस 388, मूवमेंट स्पीड -10%, एवेजन रेट -%, लोअर बॉडी पर हमलों पर डिफेंस 12% बढ़ता है। चार्जिंग स्किल में 25% फेलियर चांस, अंधेरे स्थानों में डिफेंस 15% बढ़ता है। लेजेंडरी रेटिंग ड्यूरेबिलिटी 496, डिफेंस 470, मूवमेंट स्पीड -8%, एवेजन रेट -10%, लोअर बॉडी पर हमलों पर डिफेंस 15% बढ़ता है। चार्जिंग स्किल में 20% फेलियर चांस, अंधेरे स्थानों में डिफेंस 20% बढ़ता है। वजन 2930, ये एक ऐसा फुटवेयर है जिसे लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ ने डिजाइन किया है। इसकी डिफेंस अद्भुत है, लेकिन ये इतना भारी है कि मूवमेंट बुरी तरह सीमित हो जाती है। यूजेस रिस्ट्रिक्शंस लेवल 320, स्ट्रेंथ 1450, स्टेमिना 1200, एडवांस्ड हेवी आर्मर मास्टरी लेवल 5, मुख्य सामग्री स्टील, और इसमें मैंने ब्लू ओरिचल्कम मिलाकर एक ऐसी हेवी बूट्स बनाई है जो बेहद मजबूत और कठोर है। पियारो की सलाह मानकर मैंने लंबे समय बाद क्रिएशन स्किल से अपनी पहली नई आइटम बनाई। इसकी उपयोगिता ब्राहम की बूट्स से कम है, लेकिन बूट्स होने के बावजूद इसकी डिफेंस इतनी अद्भुत है कि ये लगभग 2/3 फुल आर्मर से जितनी है उसी रेटिंग की। हालांकि मूवमेंट स्पीड की कमी इसकी खामी है, लेकिन ये ग्रेट्सफोर्ड के साथ बेहतरीन तालमेल रखती है। मेरे पास वैसे भी चार्जिंग स्किल्स नहीं है और मेरा स्टाइल तो है वार झेलकर वार करना, तो ये आइटम पूरी तरह से मेरे लिए बनी है। पिछले 4 महीनों में मैंने 600 से ज्यादा आइटम्स बनाए हैं और अब मेरी डेक्सटेरिटी स्टैट 3000 के ऊपर पहुंच चुकी है। कृपया इस डिजाइन किए गए आइटम का नाम दर्ज करें। मैं धीरे धीरे लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ बनने के और करीब आ रहा हूं। मुझे अपने काम पर गर्व है। अब से मैं अपनी बनाई हुई वस्तुओं पर क्रिएशन से अपना नाम डाल सकता हूं। ग्रीड के बूट्स। यही वजह है कि मैंने कहा था कि हमें लाइफेल का भाला सील करना ही होगा। तुम खुद को इतना क्यों धकेल रही हो? आदेश तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना? इसाबेल चान। व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन रेबेका चर्च के 3 दिव्य अवशेषों में से एक की स्किल है जो धारक को देवी से शक्ति उधार लेने की अनुमति देती है। यह स्किल तुम्हें अपार शक्ति देती है, लेकिन साथ ही यह तुम्हारे शरीर पर इतना बोझ डालती है कि तुम्हारी जीवन अवधि को खा जाती है। लेकिन क्योंकि लाइफेल का भाला अनसील हो गया था, इसाबेल व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन में गिर गई है और धीरे धीरे मर रही है। अब उसने अपनी सुनने की शक्ति भी खो दी है। वह अब मेरी आवाज तक नहीं सुन सकती और उसकी उम्र अभी बस 18 साल की हुई है। तुम उस औजार से कितनी देर तक चिपकी रहोगी? पैस्कल, जुडार चर्च का 11वां लीडर। ड्रेविगो की मौत के 1 साल बाद पैस्कल अपने पिता के समर्थन से खाली पड़ी पोप की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए है। पैस्कल का पिता सहारण साम्राज्य का एक विस्काउंट था और अपने बेटे के 11वें लीडर बनने के बाद एक अर्ल बन गया। यह ऐसी स्थिति है कि पश्चिम का सबसे बड़ा धार्मिक समूह अब साम्राज्य के हाथों में गिरने वाला है। इसके अलावा जब 5वें पोप फ्रांस ने दया दिखाकर दिव्य अवशेषों को सील किया था, तब पैस्कल वही था जिसने बुजुर्गों को यह यकीन दिलाया कि रेबेका चर्च की सभा कमजोर हो गई है, और वही लाइफेल का भाला को फिर से सील होने से रोक रहा है। इसाबेल चान इस आदमी की वजह से मर रही है, और मैंने तुम्हें अनगिनत बार चेतावनी दी है कि रेबेका की बेटियों को औजार मत समझो, है ना? वे ऐसे औजार हैं जिन्हें पाला पोसा गया है सिर्फ इसलिए कि ये अपनी जीवन अवधि का इस्तेमाल करके रेबेका चर्च के दिव्य अवशेषों को चला सकें। ऐसी बेकार सहानुभूति में मत फंसो, इससे बस तुम्हारे लिए ही मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि मैं हमारे 5वें पोप फ्रांस का सम्मान करता हूं, लेकिन औजारों पर दया दिखाकर दिव्य अवशेषों को सील करने का उसका फैसला ही रेबेका चर्च की गिरावट का कारण बना। एक फैसला लिया गया है कि पगमा के उत्तराधिकारी को ढूंढा जाए और उससे कहा जाए कि बाकी 2 दिव्य अवशेषों को भी अनसील करें। रेबेका की बेटियां औजार नहीं है। उन्होंने लगातार अपनी शक्ति का इस्तेमाल रेबेका चर्च के लिए किया है। तुम्हारा रवैया, देवी रेबेका भी इसे माफ नहीं करेगी। मैं तुम्हें कभी मान्यता नहीं दूंगा।
एक मामूली पेलाडिन जो एक औजार की खूबसूरत शक्ल से बहक गया, वह देवी रेबेका की ओर से बोलने की हिम्मत करता है? तुम जैसा व्यक्ति जो किसी और के सम्मान और प्यार का मजाक उड़ाता है, वही है जिसे देवी रेबेका का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहिए। वे सब इंसान हैं। वे खुशी, गुस्सा, दुख और यहां तक कि भावुक भी होते हैं। नहीं, चाहे तुम कुछ भी सोचो, चुप रहो। मैं बुजुर्गों की इस सड़ी हुई सोच को मिटा दूंगा। मैं पोप बनूंगा। इसाबेल चान, रिन चान और लूना चान के लिए क्वेस्ट स्वीकार की गई है। पैस्कल, जो अभी सबसे मजबूत पोप उम्मीदवार है, रेबेका चर्च को एक राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। तुम, देवी के प्रतिनिधि, को पैस्कल की महत्वाकांक्षा को रोकना होगा। क्लियर कंडीशंस। चुनाव में पोप बनो जो 3 महीने बाद होगा। क्लियर रिवॉर्ड्स। सेकंड पोप हासिल होगी। देवी रेबेका की आर्मर, देवी रेबेका का हेल्म, देवी रेबेका के ग्लव्स हासिल होंगे। फेल होने पर पैस्कल पोप बन जाएगा और रेबेका चर्च द्रेविगो के समय से भी बदतर गिरावट में चला जाएगा। यह लड़का, इसके पास इतनी दिव्य शक्ति कब से आ गई? क्या यह देवी के प्रतिनिधि की शक्ति है? हंसी आती है, लेकिन मैं इसका सम्मान करूंगा, क्योंकि तुम, देवी के प्रतिनिधि को भी उम्मीदवार बनने का अधिकार है। लेकिन आधे से ज्यादा दूसरे पोप उम्मीदवार जिनके पास वोट करने का अधिकार है, मेरी तरफ है। मुझे उम्मीद है कि इस अनुभव से तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी लापरवाह मूर्खता अंत में बस एक बेमानी हरकत ही है। इसाबेल यह आदेश है। यातान मंदिर एक गांव के बाहरी इलाके में पाया गया है जिसका नाम केंट है। वह गांव साम्राज्य में स्थित है। क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रही हो? चूंकि तुम्हारी आंखें अभी भी काम कर रही हैं, मुझे तुम्हें बुजुर्गों की तरफ से लिखित आदेश देना चाहिए। रुको, तुम अभी क्या कर रहे हो? मैं बस उसकी वाइट ट्रांसफॉर्मेशन अवस्था को उतना इस्तेमाल कर रहा हूं जब तक उसकी जीवन अवधि खत्म नहीं हो जाती। हालांकि हमारे पास पहले से ही उसका स्थान लेने के लिए एक विकल्प तैयार है जब उसकी जीवन अवधि खत्म हो जाएगी। तू शापित कमीना। मैं करूंगा। अब से इसाबेल को दिए जाने वाले सारे मिशन मैं संभाल लूंगा। पोप की जगह पर कार्य कर रहे बुजुर्गों के आदेश का विरोध करना असल में पोप का विरोध करने जैसा ही है। मैं देवी का प्रतिनिधि हूं। अगर इस पर बहस करनी है तो क्या पोप की जगह पर कार्य करने के लिए मैं अधिक उपयुक्त नहीं हूं? अगर यह लड़का खुद मोर्चे पर जाना चाहता है तो यह मेरे लिए और भी अच्छा है। तो जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन तुम्हें इसे सही तरीके से करना होगा। अगर तुम थकान से रह गए तो वे जिम्मेदारियां फिर से इसाबेल पर लौट आएंगी। वह असल में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन ऐसी चीजों को पूरी तरह से निपटाना ही अच्छा होता। लीजेंडरी ब्लैकस्मिथ की क्राफ्ट्समैनशिप स्तर 5 ने बनाए गए आइटम के आंकड़े 19% बढ़ा दिए। फूम, मैं पूरा कर चुका हूं। क्योंकि एक यूनिक ग्रेड का आइटम बना है, सभी आंकड़े स्थायी रूप से 4 बढ़ गए। पूरे महाद्वीप में प्रतिष्ठा 150 बढ़ गई। तुम्हारे पास इस समय 25,110 प्रतिष्ठा है। अगर तुम्हारी प्रतिष्ठा 30,000 से अधिक हो गई तो तुम रेप्यूटेशन स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इतना है तो मुझे लगता है कि यह ठीक रहा। हालांकि मैंने पिछले 4 महीनों में 630 से अधिक वस्तुएं बनाई हैं, फिर भी कोई लीजेंडरी नहीं बनी। लेकिन यह पहले से ही मेरी 5वीं यूनिक वस्तु है। क्या राहत है! यह एपिक वस्तु नहीं थी। यूनिक टिकाऊपन 477 डिफेंस 438 मूवमेंट स्पीड -10% इवेजन रेट -7% वजन 1930 प्रभाव निचले शरीर पर लगने वाले हमलों के खिलाफ डिफेंस 12% बढ़ता है। चार्जिंग स्किल का इस्तेमाल करते समय 25% असफलता की संभावना होती है। अंधेरी जगहों में डिफेंस 15% बढ़ता है। हर बार 5 लीजेंडरी वस्तुएं बनाने पर होने वाली कुछ खास वजह से जब मैं वस्तुएं बनाता हूं तो मिलने वाले आंकड़े नर्फ हो गए हैं। मैं अब तक 8 लीजेंडरी बना चुका हूं। मुझे नहीं पता कि जब मैं कुल 10 बनाऊंगा तब किस तरह का नर्फ मिलेगा। अगर मैं लगातार प्रदर्शन के बारे में सोचूं तो यूनिक बनाना लीजेंडरी से बेहतर है, क्योंकि यह मुझे सच में दबाव में डालता है। हाँ, बेशक मैं लीजेंडरी इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मैं फिर से नर्फ नहीं पाना चाहता। मेंटल विन ड्यू ग्रीड की वस्तुएं हमेशा की तरह एक कला का नमूना है। पूर्णता का स्तर चौंकाने वाला है। ये अभी भी निचले स्तर के लोहारों के लिए मेरी कारीगरी को समझना बहुत कठिन है, लेकिन वे मेरी सोच से तेजी से बढ़ रहे हैं। शायद ये खान की परवरिश की वजह से है। कम से कम उनमें से 6 उन्नत स्तर के लोहार बनेंगे और मेरे लिए बहुत मददगार होंगे। और क्योंकि मेरे पास ब्लैकस्मिथ्स अफेक्शन स्किल है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन खैर, मुझे इस अगले को बढ़ाना ही होगा। और क्योंकि मुझे ग्रीड के बूट्स का इस्तेमाल लंबे समय तक करना होगा जब तक कि पूरा सेट पूरा नहीं हो जाता, इसलिए मैं उच्च स्तर की एनहांसमेंट का लक्ष्य रखना चाहता हूं।
एनहांसमेंट संभावना बढ़ाने वाली स्किल की वजह से एनहांसमेंट की कोई चिंता नहीं है, लेकिन एनहांसमेंट स्टोन की कीमत गुणात्मक रूप से बढ़ जाती है। इसलिए हर वस्तु को +8 तक एनहांस करने में लगभग $8 लाख खर्च होते हैं। खबरों में कहा गया कि उच्च स्तरीय यूजर्स जिनकी लेवलिंग धीमी हो गई है, उनकी ओर से एनहांसमेंट की मांग तेजी से बढ़ गई है। अगर एनहांसमेंट स्टोन की ड्रॉप रेट नहीं बढ़ी तो स्टॉक रखना जरूरी है। हाँ। हूं। इतने लंबे चेहरे क्यों? जब हम सैनिकों के लिए बूट्स और गॉन्टलेट्स बना रहे हैं, जैसा कि अर्ल लॉयल ने अनुरोध किया था, हम अपने काम को आपके काम ड्यूक ग्रीड की तुलना में बेकार मानने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर आपको ज्यादा परेशानी ना हो तो क्या आप हमें सिखा सकते हैं ताकि हम कम से कम आपकी नकल तो कर सकें, सर? हूं। मैं। यह अजीब है। वे पहले से ही खान से सीख रहे हैं। अगर मैं यहां दखल दूं तो? हूं। मुझे नजरअंदाज करो और उन्हें सिखाओ। वे नए हैं, बस शुरुआत कर रहे हैं। जैसे तुम तब थे। यह सच है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तब। तो मैं भी वे बूट्स बनाऊंगा जो तुम सब सैनिकों के लिए बना रहे हो, इसलिए ध्यान से देखो कि मैं कैसे काम करता हूं। मैं वापस आऊंगा। इसाबिल चान, अपना ख्याल रखना। डेमी, सब ठीक है, मैं निश्चित रूप से सब संभाल लूंगा। मैं मजबूत हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो, इसाबिल चान। क्या तुम्हें वह शख्स याद है जिसने द्रेविगो पर डिवाइन पनिशमेंट लाया था जब कोई भी उससे नहीं निपट सकता था, और इस तरह रेबेका चर्च को बचाया था? उसी की वजह से मैं देवी का प्रतिनिधि बन पाया। और वही अकेला व्यक्ति है जो लाइफेल का भाला सील कर सकता है। मंजिल हंट है। ये साम्राज्य के पूर्वी हिस्से में है, लेकिन ये पश्चिमी एटनल किंगडम के काफी करीब भी लगता है। ड्यूक ग्रीड, आप सच में अद्भुत हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि आपने इतना शानदार काम इतनी आसानी से बना दिया। मैं बस एक और लीजेंडरी वस्तु बना सकता हूं, उसके बाद फिर से कुछ खास होगा। ड्यूक ग्रीड वास्तव में एक लीजेंड है। सबसे उच्च रेटिंग कचरे पर। इस दिन मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा। इसाबेल चान, रिन चान और लूना चान के लिए। सेटिस्फाई की अनगिनत कहानियों में उस एक आदमी का संकल्प जो कभी एक एक्स्ट्रा था, वह वहां है। मैं उससे मिलने जाऊंगा और लौट कर आऊंगा, तो कृपया मेरा इंतजार करो। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं, ये लीजेंडरी लो एंड स्टील बूट्स हैं। हाँ, मैं कितना बदकिस्मत हूं। एम्पायर के नाइट्स काफी ताकतवर बताए जाते हैं, तो मुझे उसकी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैंने गिल्ड स्टोरेज के ज्यादातर मटेरियल्स पहले ही इस्तेमाल कर लिए हैं, और गोलेम आक्रमण के लिए मुझे जो इनाम मिला था वो भी गिल्ड फंड्स में इस्तेमाल हो चुका है। बहुत पहले मैंने अपनी ज्यादातर चीजें बेच दी थी ताकि अपनी बिल्डिंग बना सकूं, लेकिन अब यकीन नहीं होता कि सिर्फ 20,000 गोल्ड ही बचे हैं। चाहे मैं अपनी इन्वेंटरी को कितनी भी बार सॉर्ट कर लूं, मुझे बेचने लायक कुछ नहीं मिलता। ओह, क्या ये बेचा जा सकता है? भले ही मुझे ये नहीं पता कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, क्योंकि मेरी अप्रेजल स्किल भी इस पर काम नहीं कर पाई। देवी का सार। वजन 0.1 की ये ड्रेविगो से गिरा था। ये काफी कीमती होना चाहिए। शायद सिर्फ उन्हें ही इसके बारे में पता हो। एक व्यापारी होने के नाते मुझे ज्यादातर सामानों की जानकारी रखने पर पूरा विश्वास है, लेकिन इसके बारे में मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तो क्या तुम इसे बेच सकते हो? क्योंकि ये देवी की दिव्य शक्ति से भरा हुआ वस्तु है, मैं सुझाव दूंगा कि इसे यूं ही लापरवाही से न बेचें। लेकिन मुझे एनहांसमेंट स्टोन्स के लिए पैसे चाहिए। धत। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक चीज है। क्या ये वही नक्शा है जिस पर हम पिछले 4 महीनों से काम कर रहे हैं? पश्चिमी रेगिस्तान सच में बहुत विशाल है। हाँ, और इसका मतलब ये भी है कि अगर हम विशाल कीड़ों का सफाया करके रेगिस्तान को पुनर्स्थापित कर पाए, तो तुम ड्यूक ग्रीड एक ऐसा कारनामा कर पाओगे जो उत्तर के संस्थापक और सर्वोच्च शासक राजा लॉरेन के बराबर होगा। कैद किए गए प्रशासक के अनुसार यहाँ पीला मिथरिल की खान है। हमें यह भी विश्वास है कि हिबुन नदी के दक्षिण में मिले गांव खनन ग्राम है। क्या तुम्हें याद है जब मेरी रिक्वेस्ट पर तुमने गिल्ड फंड्स का आधा हिस्सा अल्केमी सुविधा में निवेश किया था? अगर हम अल्केमी सुविधा और तुम्हारे लोहारों के बीच तालमेल विकसित कर पाए, तो हम रीडान को दूसरा तालिमा बना सकते हैं। तालिमा? वो बौनों का शहर जिसमें हर तरह के हथियार और कवच प्रचुर मात्रा में है। क्या इंसानों को उस जगह जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो फ्लेम ड्रैगन ट्राउका के क्षेत्र के अंदर है, और अल्केमी को महंगे मटेरियल्स की जरूरत होती है, फिर भी उसकी सफलता दर बहुत कम है ना? मैंने तो अभी कहा कि मेरे पास एनहांसमेंट स्टोन्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और तुम मुझे बेकार की बातें बता रहे हो। एक लॉर्ड के रूप में तुम्हें किसी भी चीज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए, भले ही वो कितना भी आकर्षक प्लान क्यों ना हो। लेकिन वो अपने भरोसेमंद अधीनस्थों को उनके क्षेत्र में छोड़ देता है। ये किसी शासक के लिए आदर्श व्यवस्था है।
फेरी डस्ट बनाने के लिए जो आधार सामग्री चाहिए जिससे अल्केमी की सफलता बहुत बढ़ जाती है वो है पीला मिथ्रिल। ये लो। तुम बार बार अल्केमी की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम अल्केमी से एनहांसमेंट स्टोन्स बना सकते हैं। क्या एनहांसमेंट स्टोन्स सिर्फ बॉस मॉन्स्टर से ही नहीं गिरते, ये अल्केमी से बनाए जा सकते हैं। सफलता की संभावना बेहद कम है, लेकिन अगर हमारे पास पीला मिथ्रिल हो तो बात ही अलग है। ओह, तो हमें तुरंत उस क्षेत्र को वापस लेना चाहिए। तुमने कहा था वो हेबुन नदी के दक्षिण में है ना? लेकिन दिक्कत यह है कि जो अभियान दल हमने खदानों की खोज के लिए भेजा था वो वहां के मॉन्स्टर से हारकर वापस लौट आया। खैर, हमें पता था कि वहां के मॉन्स्टर्स काफी ताकतवर होंगे। हमें बस ओवरगियर्ड गिल्ड को भेजना होगा। वो अभियान दल जिसने वापसी की थी वही ओवरगियर्ड गिल्ड था। ओवरगियर्ड गिल्ड के सभी सदस्य ओवरऑल यूनिफाइड रैंकिंग्स में टॉप 40 के अंदर हैं। उन्होंने अपना तीसरा एडवांसमेंट भी पूरा कर लिया है, फिर भी वे पीछे हट गए। कुछ समय पहले ही रेगिस ने अपना तीसरा एडवांसमेंट कसूरा में पूरा किया था और मुझसे स्पार करना चाहता था, ये कहते हुए कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का बदला होगा। लेकिन उस समय भी वो इतना ताकतवर था कि मेरी अमर पैसिव लगभग सक्रिय हो जाती। हालांकि मैं मुश्किल से जीत पाया क्योंकि मैंने बुनियादी ट्रेनिंग की थी। पश्चिम के मॉन्स्टर्स की ताकत कल्पना से भी परे है। तो इसी वजह से मैं सुझाव देता हूं। मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। तुम कहना चाह रहे हो कि अब मुझे ही वहां जाना होगा, है ना? मैं तुरंत निकलता हूं। डॉपेलगैंगर? तो तुम्हारे लोग इसलिए लौट आए थे क्योंकि वो मॉन्स्टर वहां था? हाँ, वो ऐसा मॉन्स्टर है जो अपने लक्ष्य का रूप बदलकर उसकी शक्ल और स्किल्स कॉपी कर लेता है। क्योंकि उसने किसी ऐसे का रूप ले लिया था जो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए हम उसके सामने टिक ही नहीं पाए। वो डेंसलीव जैसी बड़ी तलवार चलाता है और साथ ही उतना ही तेज और ताकतवर है जितने तुम। उसकी तलवारबाजी तुम्हारे मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतरीन थी। पूरे ओवरगियर्ड गिल्ड ने उसका सामना किया, लेकिन फिर भी पीछे धकेल दिए गए। क्या वो हेलगांव की पूरी ताकत के बराबर है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ओह प्याओ, इतने समय में जब मैंने तुम्हें नहीं देखा था, तुमने खुद को पूरी तरह संवार लिया है। अगर तुम मेरे साथ हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? किसी किसान को क्यों ला रहे हो? क्या उसके पास इलाके में करने के लिए और काम नहीं है? हाँ, मिस्टर पियाओ सिर्फ किसान ही नहीं है, वो एक जियोमैंसर भी है। क्या वो उसकी मदद से इस इलाके की खोजबीन करने की सोच रहा है? वो सचमुच कितना समझदार हो गया है। बहुत लोग ग्रीड की ताकत को कम आंक रहे थे क्योंकि कई लोग अपनी तीसरी एडवांसमेंट पूरी कर चुके हैं। लेकिन वो सब गलत है। ग्रीड लगातार और मजबूत हो रहा है। ठीक है, सब तैयार हो? काफी समय हो गया हम सबने साथ में एडवेंचर किए हुए। बाईं ओर एक विशाल कीड़ा है। यहाँ तो 4 है, सावधान रहना। सूरा की उग्र बिजली। कमाल कर दिया रेक्स। अब तुम केवल फिस्ट सेंट के स्तर पर नहीं हो, तुम तो बैटल गॉड बन चुके हो। वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। तीसरी एडवांसमेंट क्लास असुरा को पूरी तरह अपना लेने के बाद उसकी ताकत लगभग दुगनी हो गई है। और बाकी लोग भी। कैटलिंग स्पीयर। पॉन ने भी 5 को मार गिराया। तो ये सच है कि जब कोई माउंट पर सवार होता है तो उसकी अटैक पावर बढ़ जाती है। किसी ऐसे इंसान से प्रभावित मत हो जो किसी जानवर की मदद पर निर्भर करता है। हालांकि मेरे पास भी एक स्किल है जो मेरी अटैक पावर को पैसिवली बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही मैं उस स्किल को एक्टिव करता हूं असर गायब हो जाता है। वो मुझसे ज्यादा मजबूत है जबकि उसके स्टैट्स और गियर मुझसे खराब है। मैं साफ महसूस कर सकता हूं कि एक तीसरी एडवांसमेंट कॉम्बैट क्लास यूजर जिसके पास वेपन मास्टरी पैसिव्स है और मेरे बीच कितना फर्क है। ग्रीड हमारे किनारे पर बेसिलिस्क्स है। ये इस इलाके के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स हैं। उनके पथराने वाले हमले से बचना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि रेगिस्तानी रेत हमारी चाल को रोकती है। हमें प्लान के मुताबिक डिटॉर लेना चाहिए। ग्रीड स्टैट अवेकनिंग। ये एक सिस्टम है जो हर 100 लेवल पर स्टैट्स की मूल क्षमता को सुधारता है। उदाहरण के लिए, जब कोई खिलाड़ी 200 के लेवल पर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है तो उसकी अटैक पावर 0.3 और उसकी हेल्थ 7 बढ़ती है। लेकिन 300 के लेवल पर वही स्ट्रेंथ बढ़ाने पर अटैक पावर 0.4 और हेल्थ 9 बढ़ेगी। इसीलिए अगर ओवरगियर्ड गिल्ड के सदस्य जो 300 लेवल पार कर चुके हैं ग्रीड से कहीं ज्यादा स्टैट्स रखते तो कोई अजीब बात नहीं होती। लेकिन उसके नेगेटिव लेवल, आइटम प्रोडक्शन और तरह तरह के टाइटल्स की वजह से ग्रीड के स्टैट्स बाकी सभी ओवरगियर्ड गिल्ड सदस्यों से कहीं ज्यादा हैं। ग्रीड, तुम गिरने वाले हो, निकलो वहां से। ग्रीड शांत था जबकि उसने रेगिग्स और पॉन की जबरदस्त प्रगति को देखा। उसका कारण यह था कि उसे पूरा यकीन था कि जैसे ही वो लेवल 300 पर पहुंचेगा उनके बीच का फर्क बेहद बढ़ जाएगा। इसीलिए उसे कोई चिंता नहीं थी और उसने ट्रेनिंग आजमाना शुरू कर दिया। पैसिव हो या कुछ और, मैं ही सबसे ताकतवर हूं। किल। क्या उसने तलवार नृत्य करते हुए उस वार को चकमा दे दिया?
क्या ये सचमुच वही ग्रीड है? वो रेगिस्तान में ऐसे मूव कर पा रहा है? क्या ये उसके नए बूट्स की वजह से है? उसके हमले डरावने रूप से ताकतवर है। चुप रहो और मेरी मदद करो। सच कहूं तो अभी तक उसमें कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। वो किसान भी पागल है। हमने उसे यहां क्यों लाया? 200 मीटर आगे दो फील्ड बॉस मॉन्स्टर्स एक साथ प्रकट हुए। ग्रीड, हमारी ओर अनगिनत डेजर्ट टोड्स आ रहे हैं। वे लगभग 800 मीटर पीछे हैं। हमें फिलहाल बैटल लाइन बदल लेनी चाहिए। तुम इसे क्यों खींच रहे हो? चलो सीधे अंदर चलते हैं और सबको साफ कर देते हैं। हम आखिरकार हेबुन नदी के अपस्ट्रीम पर पहुंच गए हैं। हाँ, हमें ईरान से निकले 10 घंटे हो चुके हैं। अगर हमने हुरोई का रिकॉन स्किल इस्तेमाल किया होता तो हम बहुत पहले ही पहुंच जाते, लेकिन ग्रीड तो बस लगातार आगे बढ़ता गया। हमने इतने सारे फील्ड बॉसेस को हराया, फिर भी हमें केवल 2 पीस एपिक इक्विपमेंट और 5 इन्हांसमेंट स्टोन्स मिले। ये डंगियन या क्वेस्ट बॉस के स्तर के नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी स्टेमिना आखिर है क्या? ग्रीड सब थक चुके हैं और बाहर स्टेमिना रिकवरी भी धीमी है, तो हमें अब आराम करना चाहिए। अरे सच में? तो फिर टेंट लगा लेते हैं और खाना तैयार करते हैं। अर्ग, क्या फिर से रेनबो आलू? इसका स्वाद अच्छा है, लेकिन अब ये खाने से ऊब सा गया हूं। कर भी क्या सकते हैं। ईरान में यही एकमात्र खाना है और हमें अपनी वित्तीय स्थिति भी संभालनी है। प्रोफेशनल शेफ तो जंगली सामग्री और मॉन्स्टर्स से भी खाना बना सकते हैं, सही? और उनका खाना तो बफ भी देता है। कार्ब्स मांसपेशियों के लिए अच्छे नहीं होते। हमें एक अच्छा शेफ चाहिए, हालांकि वो इस अभियान में साथ नहीं है। क्या यूफेमिना से खाना पकाने का स्किल डुप्लीकेट करने के लिए कहना शर्मनाक होगा? वो पहले से ही ढेर सारे स्किल्स डुप्लीकेट कर चुकी है ताकि फोर्ड्स और कंस्ट्रक्शन में मदद मिल सके। तो इस बार किसी को ढूंढना बुरा नहीं होगा। हम लगभग 4 घंटे आराम करेंगे। मैं पहरा दूंगा, तुम लोग चैन से सो जाओ। ओक, ये ग्रीड कह रहा है। ग्रीड, तुम्हें भी आराम करना चाहिए क्योंकि तुम इस रेड के केंद्र हो। हम में से 8 लोग हैं जिनकी स्टेमिना ज्यादा है। हम बारी बारी से पहरा दे सकते हैं। हालांकि मैंने भी पूरा दिन चलते हुए गुजारा। शायद ये मेरी गलती है कि मैं टैंक खेलता हूं। अगर ये केवल 4 घंटे के लिए है तो मिस्टर पियरो आप पहरा देंगे? वैसे भी आपने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, समझ गया। मुझे सौंप दो। तुम लोग आराम से सो। नहीं, ये नहीं चलेगा। हम किसी किसान को इस खतरनाक जगह पर पहरेदारी के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? कोई बात नहीं, जैसा कि तुम सबने कहा वो सिर्फ किसान नहीं है बल्कि एक लेजेंडरी किसान है। किसान आमतौर पर अपनी जमीन को जानवरों से बचाते हैं, इसलिए उनमें खतरे को भांपने की तीव्र क्षमता होती है। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। मुझे पहले से ही पता था कि ग्रीड का फैसला सही है। किसी साथी पर सब कुछ सौंपकर निश्चिंत होकर सोना, ये मुझे रेड नाइट्स के समय की याद दिलाता है। खैर, अब हमारी मंजिल, वो जंगल यहां से ज्यादा दूर नहीं है। यही है रहस्यमयी जंगल, है ना, जहां से तुम लोग पीछे हटे थे। कैसे ये बांस का जंगल ऐसे सुरक्षित रह सका रेगिस्तान के असर के बिना? डॉपेलगैंगर यहाँ के मॉन्स्टर्स की हरकतों को रोक रहा है। इसी वजह से इसके पीछे की पहाड़ियां और खदानें भी अच्छी तरह सुरक्षित है। आप रहस्यमयी जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। आपका हृदय शांत हो जाता है। अत्यधिक शांति की भावना के कारण आप लाचार महसूस करते हैं। ये एहसास फिर से, ये मुझे बुरी यादों की याद दिलाता है। क्या तुम सब ज्यादा ही संवेदनशील नहीं हो रहे? तुम लोग तो पहले ही काफी आराम कर चुके हो। ये उसकी वजह से नहीं है। हम भी यहां आने से पहले उतने ही आत्मविश्वास से भरे थे जैसे तुम अभी हो। लेकिन आखिरकार ये तो बस एक मॉन्स्टर है। ये आ गया। मैंने इसे पहले देखा है, उन भित्ति चढ़ने पर। पागमा। बिल जोर जोर से धड़क रहा है। मेरी बेचैनी ये उसके खून की प्यास से दबने की वजह से नहीं है। ये तो मेरे पूर्वज के लिए पैदा हुई एक अजीब सी श्रद्धा है। ये तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वो तलवार का इस्तेमाल कर रहा है जो डेंसलीव जितनी बड़ी है और उतना ही तेज और ताकतवर भी है जितना तुम हो। उसकी तलवारबाजी तुम्हारी तुलना में कई गुना बेहतर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो पागमा का डोपलगैंगर है। सोचो, किसी ऐसे इंसान की नकल करने वाला डोपलगैंगर जो 100 साल पहले मर चुका है, अब भी मौजूद है। ठीक है, ध्यान केंद्रित करो। मेरे सामने तो सिर्फ एक खाली खोल है। उसकी विनाशकारी ताकत हेलगांव से भी ज्यादा है। लावेल, क्या डोपलगैंगर अपने लक्ष्य की स्किल्स को पूरी तरह से कॉपी कर सकता है? नहीं, अगर लक्ष्य उससे ज्यादा ताकतवर है तो वो पूरी तरह कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन 9 फेल्योर की मजबूती 3 से कम हो गई। 9 फेल्योर की मजबूती 8 से कम हो गई। ये सोचकर यकीन नहीं होता कि ये पागमा की अधूरी क्षमता की नकल है। लगता है म्यूलर के बाद भी वही सबसे ताकतवर तलवारबाज था। और ये भी पहली बार है जब कोई हथियार फेल्योर को इतनी जल्दी नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि उसकी तलवार मेरी तलवार से कहीं ज्यादा तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही है। लेकिन
जो आइटम डोपलगैंगर बनाता है वो अपवाद होते हैं। वो ओरिकैल्कम जितना मजबूत है और चूंकि ये उसके शरीर से बना है इसलिए ये दोबारा ठीक भी हो सकता है। मतलब हथियार असल वाले से भी ज्यादा ताकतवर है। फिर भी शायद वो असली पागमा के उपकरण जितना मजबूत नहीं होगा। थत्तेरे की फेल्योर मेरे 2 साल की मेहनत का नतीजा है। जब से मैंने क्लास बदली थी, क्या मैं अब भी पागमा तक पहुंचने से बहुत दूर हूं? शापित हो। मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन इस अजीब स्टेटस कंडीशन की वजह से मेरी ताकत। अब तो बस हमें उम्मीद करनी होगी कि ग्रीड तब तक टिके रहे जब तक डोपलगैंगर हम पर हमला न कर दे। लेकिन उनकी तलवारबाजी की शैली, क्या वो ज्यादा समान नहीं लग रही? हाँ, वो इंसान 9 लीजेंड्स में से एक है और ग्रीड का पूर्वज भी। गोलम आक्रमण आखिरकार पागमा के डोपलगैंगर से मुलाकात तक पहुंचा। लगता है सिस्टम ने रीडन को पागमा के उत्तराधिकारी के लिए ही चुना था। ग्रीड इस लड़ाई से बहुत बदल जाएगा। कुह, मेरा पीछे हटने का रास्ता? ठीक है, अब सामने से ही टकराना होगा। पागमा की तलवार नृत्य। शांत रहो, शांत रहो। यह बहुत खतरनाक था। अगर मैंने तलवार नृत्य शुरू किया होता तो उसकी ग्रिट्सवर्ड मेरे दिल को भेद देती। लेकिन क्यों पियारो, तुम दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क नहीं है। फिर तुम इतने पीछे क्यों हट रहे हो? अगर तुम्हें उसकी तलवारबाजी पता है तो तुम आसानी से संभाल सकते हो। हाँ, सही है, उसकी तलवारबाजी है पागमा की तलवार नृत्य। उसके कदमों की चाल अगर वार के लिए है तो किल होगी और काटने के लिए है तो लिंक होगी। अगर मैं उसके पैरों की हरकत देखूंगा तो मुझे अगला हमला पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसे ठीक से करते हैं। जैसे पियारो ने सिखाया था, मुझे उसकी नजर और कंधों की हरकत पढ़नी होगी। दाई तरफ। यह पहली बार है कि उसने उसे चकमा दिया। उसने ऐसा कैसे कर लिया? उसने पियारो की सलाह सुनकर ऐसा किया? क्या वो सिर्फ किसान नहीं है? पागमा की तलवार नृत्य, क्लिनिक। ये तो वही स्किल है। ये नकलची हरामी। तो फिर ग्रीड की मौलिक चाल कैसी रहेगी? ट्रांसेंडेंट लिंक। तुमने अस्थायी रूप से ट्रांसेंडेंट अवस्था में प्रवेश किया है और लिंक का इस्तेमाल किया है। कुल 20 वार होंगे। हर वार तुम्हारी आक्रमण शक्ति का 180% नुकसान करेगा और वारों के बीच बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। हर बार जब दुश्मन पर चोट लगेगी तो वो 0.1 सेकंड के लिए डगमगाएगा। रिवॉल्व। मैं इससे बच नहीं सकता, मैं मरने वाला हूं। ग्रीड, उसकी मुद्रा टूट गई, वो इससे नहीं बच पाएगा। उसने मेरे ट्रांसेंडेंट लिंक को इतनी आसानी से रोक लिया। पियारो इतना ताकतवर था? तुम उस छोटे से नकलची की तलवारबाजी को पूरी तरह से अपनी तलवारबाजी में समा सकते हो। फिर से लड़ो, शुरुआत से। धत्तेरे की। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो खुद क्यों नहीं कर लेते? खैर, तुम कह रहे हो कि यह मौका है पागमा की तलवार आत्मसात करने का, है ना? ग्रेट स्वॉर्ड बड़ा और धीमा होता है, इसलिए ग्रेट स्वॉर्ड से भेदना सबसे सरल है। जो भी तुम देख रहे हो वही उसकी असली चाल है। अनावश्यक गणनाएं करके धीरे मत प्रतिक्रिया दो। तो अब मुझे लिंकी का फुटवर्क इस्तेमाल करना चाहिए। इससे मैं तेजी से एक ओर से दूसरी ओर खिसक सकता हूं। अगर एक वार चूक गया तो इसका मतलब है कि एक खुला मौका पैदा हुआ है। वही तुम्हारे पलटवार का समय है। देखो जरा उन मांसपेशियों को। मैं अब भी अधूरा हूं। मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है। मुझे इन जूतों के वजन का पूरा इस्तेमाल करना होगा। अपना सारा वजन तलवार की नोक पर डालना होगा। क्रिटिकल हिट। तुमने 17,790 डैमेज दिया है। क्या मैं सच में सिर्फ बेसिक अटैक से उसे खरोंच भी नहीं पहुंचा सकता? और उसकी वो अविश्वसनीय रिकवरी स्पीड। तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारी गोल्डन ब्लेड्स सिर्फ डिफेंस के लिए बनी है? अगर तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो तो उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करो। ठीक है, फिर से शुरू करो। एक बार और। मैं तुम्हें तब तक ट्रेन करूंगा जब तक तुम मेरे बराबर नहीं हो जाते। तो ये सब फ्री में तो नहीं था। मैंने बार बार कोशिश की, एक चीज सीखी, लेकिन फिर दूसरी ही चाल से टूट गया। एक राइजिंग स्लैश अटैक तुम्हारी आधी ताकत छीन लेता है क्योंकि तुम्हें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लड़ना पड़ता है। तुमने शायद इसे इसलिए सोचा होगा ताकि दुश्मन के ब्लाइंड स्पॉट पर हमला किया जा सके, लेकिन यह तो सिर्फ सतही सुविधा है जो इतनी बड़ी तलवार के साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। फिर से एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जो बहुत मजबूत और टिकाऊ है, लंबी खींची लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। फिर से मैंने एक एक करके हर चाल सीखी। एक ऐसी तलवारबाजी जो इतनी धारदार है कि जरा सी गलती सीधा मौत तक ले जाती है। जब मैं दूसरी चाल सीख लेता तो तीसरी चाल मुझे फिर तोड़ देती, लेकिन वो मुझे बार बार बचा लेता जब तक कि मैं इसे झेलने लायक मजबूत न हो जाऊं। अगर तुम्हारी गोल्डन ब्लेड्स की ताकत कमजोर है तो दुश्मन की नजर के क्षेत्र पर निशाना साधो।
छेदने वाले वार्ब्स सिर्फ उसी वक्त के लिए बचा कर रखो जब तुम्हें यकीन हो कि तुम दुश्मन को वहीं खत्म कर सकते हो। हालांकि ग्रेट स्वॉर्ड्स का सही इस्तेमाल ज्यादातर काटने के लिए होता है। फिर से, मुझे पता था तुम शैतान हो, तुम मुझे अनगिनत जिंदगियां दे रहे हो। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी यहीं तक थी। आगे का मजा मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, जिन प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला पार्ट मिस ना करो।